नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ के मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी है 12 सर्विसेज में वो किस प्रकार से काम करेंगी, साथ ही साथ मैटरनल हेल्थ में उनकी प्रमुख भूमिका क्या है। इससे पहले हम जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मुख्य कार्य बिंदु को हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो तमाम जो कार्य है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर में क्या कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एचडब्ल्यूसी के जो कार्य बिंदु हैं, उसमें आरसीएच पोर्टल और अनमोल टेबलेट में डेटा प्रविष्टि के साथ सभी आवश्यक रजिस्टर बनाए रखें। एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की जो ट्रैकिंग है, उसकी जो डेटा प्रविष्टि है, उसके लिए जो आरसीएच रजिस्टर है, वो हमको संधारित करके रखना है। साथ ही साथ भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो वीएचएनडी और एफजीडी के आयोजन में सहयोग करना, आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुद्दों पर चर्चा करना। जो वीएचएनडी हो या यूएचएसएनडी हो, उन सभी चीजों में मुख्य रूप से प्रतिभागी के रूप में उसमें भाग लेना और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमेशा स्वास्थ्य की बातों को उस फोरम में लेकर आना, उन समस्याओं को बताना, तमाम चीजों को वहां जानकारी देना जो वीएचएनडी के में उपयोग हो। तीसरा, रेफरल सुविधाओं और परिवहन की जानकारी सहित स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्तरीय आईसी और बीसीसी गतिविधियों जैसे सास बहू सम्मेलन, स्वास्थ्य मेला, माताओं की बैठक, पिता की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन करना। इस रेफरल की जानकारी जैसे कि उस संस्था में ऑलरेडी जो 102, 108, 112 जो नंबर्स हैं, 1099 जो नंबर्स हैं, उन सभी के बारे में वहाँ जानकारी देना, साथ ही साथ उन सभी गतिविधियों को बताना, जिससे कि जनमानस तक स्वास्थ्य की सभी योजनाओं की जानकारी जो है आसानी से पहुंच सके। चौथा, आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, रजिस्टरों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिसमें मुख्य रूप से जो जन समुदाय को जो लाभान्वित की जाने वाले दवाई हो, उपकरण हो, उस सभी सामग्रियों की सही रूप से वहां पे उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसकी विशेष ध्यान रखना। सेवाओं से जुड़े रिकॉर्ड, चाहे आयुष्यडी कार्ड, आयुष्यडी रजिस्टर, एमपीए कार्ड, एमपीए रजिस्टर, एलिजिबल कपल रजिस्टर, कमोडिटी रजिस्टर आदि सभी रजिस्टरों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना। एमपीडब्ल्यू और एएनएम आशा को उनके कार्यों में सहायता करना, जिसमें ऑन द जॉब मेंटरिंग और पर्यवेक्षण और एचडब्ल्यूसी के आवश्यक कार्य जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन, सेवाओं का रखरखाव, रिकॉर्ड और वित्त का प्रबंधन शामिल है। आशा कर्मियों को ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने में सहायता करने के लिए उनके साथ क्षेत्र में सहयोगी दौरे करना, ये सभी चीजें एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एमपीडब्ल्यू, एएनएम, मितानिन इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सभी रजिस्टर हो, रिकॉर्ड हो, मेडिसिन हो, इक्विपमेंट हो, इंफ्रा हो, उन सभी चीजों में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। रोगी की आवश्यकता और रेफरल संस्थान की क्षमता के आधार पर उच्च सेवाओं के लिए समय पर रेफरल सुनिश्चित करना। संचार कौशल, परामर्श कौशल और अन्य आवश्यकता आधारित सेवाओं पर आशा और एएनएम की क्षमता वृद्धि करना। उन मामलों को जिन्हें संबंधित केंद्रों पर मैनेज नहीं किया जा सकता, उनके लिए उच्च केंद्रों के साथ रेफरल लिंकेज स्थापित करना। ये सभी कार्य एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है। मरीजों को प्राथमिकता में रखते हुए उनकी सुविधाओं, उनकी सेवाओं में तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए मितानिन, एएनएम इन सभी की स्किल डेवलप्ड करते हुए हर क्षण तत्परता पूर्वक उस केंद्र की बेहतरी के लिए कार्य करना, ये मुख्य रूप से सीएचओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आइए आगे हम मातृ मृत्यु में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एएनएम के तहत मातृ मृत्यु को कम करने के एनएचएम में एक महत्वपूर्ण रूप से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में सीएचओ की क्या भूमिका हो गई, उसको हम आगे देखेंगे।
जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, किस प्रकार उसमें हम सुधार ला सकें। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हर सब सेंटर में ये चलते हैं। उसके लिए जो है मुख्य रूप से जो भारत सरकार ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें मातृ मृत्यु दर में कम हो, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी में कमी आए, ये तमाम चीजें इसमें सम्मिलित होगा। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से सेवाओं की मांग और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, इसमें प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर 1000 रुपए। साथ ही साथ गृह प्रसव में बीपीएल महिला को 500 रुपए की प्रावधानित राशि है। मितानिनों को भी इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा हो और मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी आए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट व्यय खर्च कम करना है, जिसके माध्यम से परिवहन से लेकर के अस्पताल में भर्ती से लेकर के उसमें तमाम जो उपचार होते हैं वो सब निःशुल्क होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा, खाने की सुविधा, मेडिसिन की सुविधा, तमाम चीजें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से किए जाते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले जो खर्च है वो कम किया जा सके। डिलीवरी पॉइंट के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 24/7 पीएचसी, एफआरयू, एमसीएच विंग, प्रसूति एचडीयू, आईसीयू, रेफरल ट्रांसपोर्ट, वीएचएसएनडी, जन्म प्रतीक्षा गृह की स्थापना की गई है ताकि वहां पहुंचकर जो महिला है डिलीवरी पॉइंट में सरलता पूर्वक सफलता पूर्वक उसकी डिलीवरी हो सके ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी आए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल विकास संवर्धन के लिए कुशल जन्म परिचायक, दक्षता और दक्ष विमोक और आरटीआई एसटीआई प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें अनेकों प्रकार के ट्रेनिंग आयोजित करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है ताकि किसी प्रकार की गलतियां कार्यकर्ताओं के माध्यम से न हो और एक जान को बचाई जा सके। मानव संसाधन बढ़ाने के लिए सीमॉक और एलएसएस प्रशिक्षणों को संस्थागत करना है ताकि वहां पे प्रशिक्षित लोग रहेंगे तो कुशलता पूर्वक प्रसव होगा और आसानी से जो है ऑपरेशन की सुविधाएं भी दे पाएंगे। तो इस तरह से भारत सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आगे हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं, चाहे वो प्रथम तिमाही हो, द्वितीय तिमाही हो, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जो उच्च जोखिम वाली जो महिलाएं हैं, जिनका उचित उपचार और सुरक्षित प्रसव कराने के लिए इसकी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रति माह 9 तारीख को ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित होता है। 9 एवं 24 को एक्सटेंडेड प्राइमरी पीएमएस में आयोजित हो रहा है, कहीं की अलग-अलग डेट में आयोजित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हाई रिस्क महिलाओं को आइडेंटिफाई करना, सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना, जिससे कि गर्भ में पल रहे शिशु को पता चले कि उसका की स्थिति क्या है। तो पीएमएसएमए के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग और उसकी फॉलो अप, उसका बर्थ प्लान, तो तमाम चीजें इसमें सम्मिलित है। लक्ष्य प्रमाणीकरण के द्वारा संस्थान स्तर की गुणवत्ता आश्वस्त करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करना। लक्ष्य के माध्यम से क्वालिटी भी बात की गई है और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए एक मातृत्व देखभाल प्रदान करने की बात की गई है। एमडीएसआर डेटा के माध्यम से मातृ मृत्यु निगरानी और कार्रवाई करना। एमडीएसआर पोर्टल के माध्यम से जहां एक-एक मातृ मृत्यु के कारणों की, उनकी ऑडिट की, उनकी नोटिफिकेशन की, वो तमाम जानकारियाँ उसमें होती है, जिससे निगरानी करते हुए, आवश्यक एक्शन लेते हुए कि वो 3 डीले क्या हैं, वो 3 डी क्या है मैटरनल डेथ के, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे देखी जाती है। 9वां बिंदु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो सुमन योजना है, इसके माध्यम से सेवा प्रावधान का आश्वासन प्रदान करना है और 10वां मिडवाइफरी पहल के अंतर्गत सामान्य प्राकृतिक प्रसव को बढ़ावा देना है। तो ये जो 10 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, वो मातृत्व स्वास्थ्य के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें
हम सभी की महती भूमिका होती है, जिसमें एक एएनएम से लेकर मितानिन से लेकर के और गायनेकोलॉजिस्ट तक की इसमें सबकी अलग-अलग ज़िम्मेदारी तय की गई है। तो आगे हम देखेंगे कि संस्था स्तर पर सेवा प्रावधान। तो सीएचओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ओपीडी सेवाएं प्रतिदिन प्रदान की जाए और सेंटर पर आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की दैनिक जांच की सुविधा हो, अर्थात नियमित ओपीडी जो है वो सीएचओ वहां पे संचालित करेंगी। सीएचओ को उप स्वास्थ्य केंद्र में जो एचडब्ल्यूसी एवं बीएचएसएनडी का संचालन और समुदाय स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा, ताकि बीएचएसएनडी में वो आसानी से जो समुदाय को वहाँ उन्हीं के स्थान पर जाकर के जो सेवाएं दी जाती है वो सरलता पूर्वक उन्हें उपलब्ध हो। बीएचएसएनडी में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सबसे सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से हो, उसकी ऑनलाइन एंट्री हो, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल केयर की सर्विसेज हो, सुविधाएं हो, ड्रॉप आउट गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग और उनके लिए एएनसी सेवाएं सुनिश्चित हो, स्क्रीनिंग और रेफरल के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित हो। ये संस्था स्तर पर आप सभी जो सेवा का प्रावधान है सीएचओ के माध्यम से और बीएचएसएनडी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को सेवाएं दी जानी होगी। लेबर रूम में तथा डिलीवरी के दौरान सेवा का प्रावधान। उन स्थानों पर जहां एचडब्ल्यूसी डिलीवरी पॉइंट है, सीएचओ एसबीए प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही गर्भवती महिला की सामान्य डिलीवरी कराएंगी। सीएचओ अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए दक्षता और दक्ष प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, अर्थात एचडब्ल्यूसी डिलीवरी पॉइंट में सीएचओ को एसबीए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। सभी चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को उपयुक्त उच्च स्तर केंद्रों में जहाँ पे सीमोक सेंटर है, डीएच, एचडीएच, सीएससीएफआरयू में रेफर किया जाना चाहिए। उनकी आगामी जांचें सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये लेबर रूम में तथा डिलीवरी के दौरान सेवा प्रावधान के लिए सीएचओ की जिम्मेदारी होगी। सीएचओ यह सुनिश्चित करेंगे कि लेबर रूम को मातृ स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार मानकीकृत किया गया है और लेबर रूम में आवश्यक सभी लॉजिस्टिक और दवाएं उपलब्ध है। प्रसव के सभी मामलों में पार्टोग्राफ प्लाट किया जाना चाहिए और लेबर के तीसरे चरण का एक्टिव मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। प्रसव की सभी जटिलताओं जैसे पीपीएच, एक्लेम्सिया आदि को प्रारंभिक उपचार से स्थिर करने के उपरांत उपयुक्त उच्च केंद्रों में रेफर किया जाना चाहिए, जहां उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की देखभाल हो। मतलब आपका पहले से ही रेफरल प्लान तैयार हो। ब्रेस्ट कार और स्तनपान शुरू करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सीएचओ द्वारा मां को स्तनपान के लिए प्रोत्साहन और बच्चे की मांग पर स्तनपान कराने के लिए तत्पर करना चाहिए। सीएचओ को अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ने पर बच्चे के लिए आपातकालीन प्रारंभिक पुनर्जीवन और उच्च केंद्र के लिए उपयुक्त रेफरल करने की सक्षम होना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद दंपति को परिवार नियोजन की विस्तृत जानकारी और इच्छा अनुसार परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधान दिया जाना चाहिए। इसमें काउंसलिंग का पार्ट भी आता है, जो काउंसलिंग सीएचओ को अनिवार्य रूप से प्रसव के दौरान चाहिए। सामुदायिक स्तर पर हम बात करेंगे तो सीएचओ द्वारा किए जाने वाले कार्य के मुख्य घटकों में से एक ये भी है कि गुणवत्तापूर्वक देखभाल को समुदाय के सबसे करीब लाया जाए। क्षेत्र में सीएचओ द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां जैसे कि आप देख रहे हैं, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे में वीएचएनडी योजना बनाई जाए, ताकि एचडब्ल्यूसी के कार्य क्षेत्र में सभी भौगोलिक क्षेत्रों को कवर किया जाए। पहाड़ी, आदिवासी, वंचित और दुर्गम क्षेत्रों तक उनकी पहुंच सम्मिलित हो। विशेष रूप से दुर्गम और वंचित सेवा वाले क्षेत्रों या कम एएनसी पंजीकरण वाले क्षेत्रों और आउटरीच शिविरों सहित अधिक होम डिलीवरी वाले क्षेत्रों में वीएचएसएनडी सेवा का प्रावधान सुनिश्चित करें, ताकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आए। ये तमाम चीजें सीएचओ को सामुदायिक स्तर पर करने की जरूरत होगी। बीएचएनडी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आप अगर देखेंगे तो 12 सर्विसेज में जैसे जो प्रसव पूर्व देखभाल है, सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व देखभाल जो एएनसी सेवा है वो पंजीकृत महिलाओं को दे। ड्रॉप आउट गर्भवती महिलाओं को एएनसी सेवाओं की पात्र है उनको ट्रैक करें, ट्रैक करके उनकी सेवाएं दें, ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करें। टीकाकरण में सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सूची के अनुसार टीडी की वैक्सीन दें। सभी योग्य बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार टीके दी जाए। सभी ड्रॉप आउट बच्चे
जिन्हें निर्धारित खुराक के अनुसार टीके नहीं मिले हैं, उन्हें टीका लगाया जाए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिया जाए। ड्यू लिस्ट के अनुसार या ओवर ड्यू लिस्ट के अनुसार सभी बच्चों को टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। पोषण 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को हर महीने वजन किया जाए और हर तीसरे महीने में उसकी लंबाई मापकर सीएएस कॉम्प्लिकेशन में डेटा दर्ज किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एमसीपी कार्ड पर भी अंकित किया जाए। कम वजन वाले और कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका जटिल उपचार एवं देखभाल किया जाना चाहिए। चिकित्सा जटिलताओं वाले सैम बच्चों की पहचान कर बाल चिकित्सकीय देखभाल सुविधाओं के साथ एनआरसी या उपचार स्वास्थ्य में उनको रेफर करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पूर्ण पोषक आहार दिया जाना चाहिए। एनआरसी में रेफरल को इनको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों का लाइन लिस्टिंग तैयार करना चाहिए और उन्हें रेफर करना चाहिए। परिवार नियोजन सेवाओं में सभी योग्य दंपतियों को उनकी पसंद के अनुसार कंडोम, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सेंटोक्रोम उपलब्ध करवाएं और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और अन्य गर्भनिरोधक सेवाओं के लिए रेफरल दिया जाए। एचबीवी, सिफिलिस और एचआईवी की जांच ये गोपनीयता के साथ पीओसी किट्स द्वारा स्क्रीनिंग और जरूरत पड़ने पर रेफरल सुनिश्चित हो। सभी गर्भवती महिलाओं का ये एचआईवी जांच अनिवार्य रूप से हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। एएनएम का सुपरविजन, क्योंकि सीएचओ जो है कम्युनिटी नीड ऑफिसर है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की पूरी जिम्मेदारी होती है, तो इनका मुख्य पार्ट जो है सुपरविजन के भी है। तो इसमें जो एएनएम का सुपरविजन अगर आप देखेंगे तो निश्चय किट का उपयोग कर गर्भावस्था का शीघ्र पता करना, कर रही है या नहीं कर रही है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना। वीएचएसएनडी में 4 प्रसव पूर्व देखभाल जांच सुनिश्चित करना। सभी सामान्य और एनीमिक हल्की और मध्यम गर्भवती महिलाओं को उनकी रक्त हीमोग्लोबिन स्तर के अनुसार आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां प्रदान करना। ये मुख्य रूप से जो है चूंकि हमने आज मैटरनल हेल्थ पे बात की जाए कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट अगर देखेंगे तो एक कम्युनिटी नीट हेल्थ ऑफिसर के लिए क्या भूमिका होगी, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु उसका क्या प्रयास होगा, वो सभी चीजें इस पे निहित है। सभी गर्भवती महिलाओं को टीडी टीकाकरण प्रदान करना। सभी गर्भवती महिलाओं की जो पेशाब जांच है, एल्बुमिन और शुगर, हेमोग्लोबिन, सिफिलिस, एचआईवी और ब्लड ग्रुप की जांच करना। पोषण संबंधी जानकारी सहित गर्भावस्था के दौरान देखभाल के संबंध में परामर्श देना। उच्च जोखिम वाले गर्भ की पहचान करना और उचित रेफरल करना। पसंद के प्रसव साथी सहित जन्म योजना और जन्म की तैयारी में सहायता करना। आरसीएच रजिस्टर का रखरखाव और आरसीएच पोर्टल में डेटा एंट्री सुनिश्चित करना। एएसवाई और डीबीटी हस्तांतरण के तहत लाभ के लिए सभी गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों का प्रलेखन करना। महिला की प्रसव के उपरांत देखभाल करने के लिए जो एचबीएनसी विजिट है, वो से तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28वें दिन एवं 42वें दिन जब प्रसव अस्पताल में हुआ हो, तो जो हॉस्पिटल डिलीवरी में जो 6 एचबीएनसी की बात करते हैं, पर प्रसूता के घर जाकर देखभाल सुनिश्चित करना और अगर घर में प्रसव हुआ है तो 7 एचबीएनसी 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन घर पर जाकर के देखभाल सुनिश्चित करना। साथ ही साथ आशा का सुपरविजन करने में एएनएम का सहयोग करना। ये तमाम जो जानकारी है वो एएनएम के सुपरविजन में निहित है और सभी जो सीएचओ हैं इस तरह से मैटरनल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तमाम कार्य करने की उन्हें आवश्यकता होगी। आशा का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन सीएचओ कैसे कर सकते हैं? तो आशा के प्रशिक्षण के लिए सीएचओ एक अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से उन्हें जब भी बीएचएनडी, यूएचएनडी है, उन सभी दिनों में स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी आशा को प्रदान करना, वीएचएसएनडी के लिए लाभार्थी जुटाने में आशा कर्मी का मार्गदर्शन करना, कैसे वो कार्य करें, गर्भवती महिलाओं को पीएमएसएमए क्लिनिक में चेकअप के लिए ले जाने और प्रसव के दौरान प्रसव स्थल तक ले जाने के लिए आशा को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन देना। गर्भवती महिलाओं द्वारा आईएफए और कैल्शियम सप्लीमेंट्री का सेवन कर रहे हैं कि नहीं, आशा को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन देना, ताकि जो आईएफए और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का सही ढंग से उपयोग हो, गर्भवती महिलाएं एनीमिक से बाहर आए, वो सभी चीजें को ध्यान में रखना है। रेफरल लिंकेज एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब कोई
महिला को आप पीएचसी में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में आप रेफर कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीएचओ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में अनिवार्य रूप से पीएमएसएमए क्लिनिक में उपस्थित हों। एक्सटेंडेड पीएमएसएमए के तहत सीएचओ चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए 3 अतिरिक्त जांचें और लाभार्थियों को प्रोत्साहन का नियमित भुगतान जहां भी लागू हो सुनिश्चित करेंगे। उच्च जोखिम एएनसी और प्रसव की जटिलताएं सीएचओ को उच्च स्तर एवं मातृ स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन सुविधा देने वाले केंद्रों और अस्पतालों की सूची बना लेनी चाहिए। पीएससी से सीएससी, सीएससी से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनके साथ लिंकेज स्थापित करना चाहिए ताकि रेफरल अप रेफरल के लिए उन्हें भेजा जा सके। सॉरी। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखेंगे प्रसवोत्तर रक्तस्राव, एक्लेम्पसिया, रिटेन प्लेसेंटा और सेप्सिस जैसे मामलों को सीधे ऐसे केंद्रों में भेजना चाहिए जहां खून चढ़ाए जाने की सुविधा हो और स्त्री रोग विशेषज्ञ इमोक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति हो। कभी कभी क्या होता है, ऐसे केसेस को हम किसी और जगह भेज देते हैं तो डिले हो जाता है, यहाँ पे भी डिले होता है। इसीलिए ऐसे केसेस जैसे कि आप जान रहे हो कि प्रसवोत्तर में रक्तस्राव हो रहा है, एक्सलेम्पसिया रिटेंट प्लेसेंटा है, सेप्सिस के जैसे मामले हैं, तो ये इसको सीधा इसका उपचार जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ या इमोक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी कर पाएंगे, तो वहां आपको रिफर करने की जरूरत है। उदाहरण 2 में आप देखिए, उच्च रक्तचाप या जीडीएम या सिफिलिस वाली गर्भवती महिलाओं को एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी युक्त पीएससी या सीएससी या जिला अस्पताल के लिए भेजा जा सकता है। तो ये एक समझाने के लिए है कि ये इस तरह के केसेस को यहाँ तो आप आइडेंटिफाई पहले से कर लें कि कौन सा केसेस को कहाँ भेजना है। सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण रूप से भरी हुई गई रेफरल पर्ची के साथ उच्चतर सुविधा केंद्रों में भेजा जाना चाहिए, जिससे महिला की गर्भावस्था की जटिलता और इससे इलाज में उसे मदद मिले। सीएचओ को उच्चतर केंद्र से टेलीफोन पर संपर्क करना चाहिए और उन्हें किए गए रेफरल के बारे में सूचित करना चाहिए। पीएससी और सीएससी जिला स्तर और मेडिकल कॉलेज के साथ बैक रेफरल को भी सीएचओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस गर्भवती महिलाओं को उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया था वह उसके पास वापस आए। सीएचओ को उपचार का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और उच्चतर केंद्र द्वारा दी गई सलाह पर अमल करना चाहिए, उसका फॉलोअप करना चाहिए। आशा को डाउन रेफरल की बात करना चाहिए। सीएचओ द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए पुनः जांच और उपचार अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में आशा का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो लाइन विभाग है जैसे वीएचएनडी और मातृ पोषण आयोजन के लिए आईसीडीएस के साथ लिंकेज हो, एचआईवी संदिग्ध मामलों के रेफरल परीक्षण और उपचार के लिए आईसीटीसी के साथ लिंकेज हो, टीबी ग्रसित गर्भवती महिलाओं के रेफरल परीक्षण और उपचार के लिए आरएनटीसीपी के साथ लिंकेज हो। तो जो अंतर विभागीय समन्वय है, एक दूसरे जो आपके विभाग के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो लिंकेज है, वो भी बना के रखने की जरूरत है ताकि उस वो प्रॉपर फॉलोअप, उसकी दवाई, उसके उपचार हो सके। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक परिचय है जो हमने पूर्व में बात किया हुआ है, फिर भी एक छोटा सा आगे आप हम देख लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित है और इसमें क्या सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे सुमन है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, वो 2019 में इसे शुरू किया गया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन का उद्देश्य सभी निवारणी मातृ एवं शिशु मृत्यु और रुग्णता समाप्त करने और सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करने के क्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले प्रत्येक शिशु और महिला के लिए सेवाओं के इन उपचार के लिए शून्य सहिष्णुता और आश्वासन युक्त गरिमामय में सम्मान परक और निशुल्क गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल करना है। इसका अपेक्षित परिणाम है निवारणी मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और सम्मानजनक तरीके से मातृ देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान करना। नाम ही स्पष्ट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में 5 अप्रैल को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इस जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को शुरू किया गया। इसमें जो गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए किसी भी प्रकार के खर्च को
खत्म करना है। यह पल सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देती है, जिसमें सीजेरियन सेक्शन भी शामिल है। इसके अंतर्गत मुफ्त दवाएं, कंज्यूमेबल्स, ठहरने के दौरान मुफ्त आहार, मुफ्त निदान और मुफ्त रक्त आदान यदि आवश्यक हो शामिल है। यह पहल घर से संस्थान तक, संस्थान से घर तक तथा दो संस्थानों के बीच मुफ्त परिवहन भी प्रदान करती है। इस योजना का विस्तार प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान जटिलताओं को कवर करने और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए भी किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जून 2016 को प्रधानमंत्री महोदय की कर कमलों द्वारा शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से देश की सभी गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल और सेवा प्रदान की जाती है। अभियान में लाभार्थियों को हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। अभियान में सरकारी सुविधाओं में विशिष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों के रूप में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता भी शामिल रहते हैं। एक्सटेंडेड पीएमएसएमए जो विस्तारित पीएमएसएमए रणनीति दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी। कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक एएनसी प्रदान करने और व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग के सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और आशा को पीएमएसएमए के दौरान अलावा अतिरिक्त 3 दौरे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से एक सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाता है। ये एक्सटेंडेड पीएमएसए के रूप में ईपीएमएसएमए के रूप में इसे संचालित किया जाता है। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जो लक्ष्य कार्यक्रम है, ये दिसंबर 2017 से प्रारंभ है। इसके मुख्य उद्देश्य जो है लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधार के माध्यम से ये सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल बाद में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्वक देखभाल मिले। पहल के तहत बुनियादी ढांचे का उन्नयन, सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की क्षमता निर्माण और लेबर कक्ष में गुणवत्ता प्रक्रियाओं में सुधार जैसी बहुआयामी रणनीतियां अपनाई गई है। एमसीएच विंग का स्थापना मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के रूप में की गई है, जहां एकीकृत सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक प्रसूति और नवजात देखभाल प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों, जिला महिला अस्पतालों, उप जिला स्तर पर अन्य उच्च केस लोड वाली सुविधाओं में अत्याधुनिक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग को मंजूरी दी गई है। एमसीएच विंग की स्थापना की गई है। मातृ मृत्यु निगरानी की प्रक्रिया के लिए एमडीएसआर पोर्टल तैयार किया गया है, जहां पर जो चिकित्सा कारणों की पहचान करने के लिए बल्कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक निर्धारक और विभागों की प्रणाली में कमी आदि कारण जो इन मौतों में योगदान करती है, इनकी पहचान के लिए देश भर में चिकित्सा संस्थानों और समुदाय स्तर पर संस्थागत रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य उचित स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने और प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि मातृ मृत्यु की समीक्षा और मातृ मृत्यु की निगरानी हो सके। इसीलिए एमडीएसआर के माध्यम से ट्रैकिंग की जा रही है। मातृ मृत्यु की जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, चाहे स्किल बर्थ अटेंडेंट हो, दक्षता हो, दक्ष प्रशिक्षण हो। इसमें स्किल बर्थ अटेंडेंट का 21 दिनों का प्रशिक्षण होता है, जिसमें सामान्य गर्भधारण, प्रसव और प्रसवोत्तर तत्काल अवधि का प्रबंधन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में तैनात एएनएम, एलएचबी और स्टाफ नर्सों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है। दक्षता के माध्यम से 3 एएनएम की नर्सों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, जिसमें प्रसव के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लेबर रूम में तैनात डॉक्टरों, नर्सों और एएनएम को प्रशिक्षित किया जाता है। दक्ष प्रशिक्षण जो है 6 दिनों का प्रशिक्षण होता है, जिसमें आरएमएनसीएचए सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, एएनएम और पर्यवेक्षकों के कौशल में सुधार और क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिडवाइफरी दिसंबर 2018 में शुरू की गई। मिडवाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव का उद्देश्य मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनर एनपीएम का एक कैडर बनाना है, जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स आईसीएम द्वारा निर्धारित दक्षताओं में कुशल हो और वे सहानुभूति सहित महिला केंद्रित प्रजनन, मातृ और नवजात देखभाल की जानकारी हो और उसे प्रदान करने में सक्षम हो। ये थे मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो अभी भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था, वो तमाम जो मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु जो प्रयास है, उसके बारे में था। तो मुख्य रूप से आपको इस आधे घंटे के वीडियोस में
वो मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की वो तमाम चीज़ें हमने बताई है। मुझे आशा और विश्वास है आप जो कम्युनिटी नीड है, जो असेसमेंट के साथ-साथ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो तमाम चीज़ें इसमें आसानी से समझ सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकते हैं और साथ ही साथ अन्य जैसे कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु क्या-क्या प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ और वेलनेस की बातें, सभी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेगी। आपको रिपोर्टिंग के बारे में तमाम जानकारियाँ हम हर वीडियो में करते हैं, तो आपसे हम बात करते हुए भी हमें प्रसन्नता होती है और आपको जानकारी देते हुए भी हमें प्रसन्नता होती है। तो आप बनिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।